मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 भूगोल का दूसरा अध्याय भारत में वन्य जीव संस्थान के द्वितीय सेमेस्टर को पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के क्या कारण थे, और आज उसी पाठ का दूसरा पाठ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में क्या अंतर होता है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और इसमें मैंने चयनित किए हुए प्रश्न और बहुत शार्ट ढंग से रखे हैं, बहुत ही सरल ढंग से रखे हैं आप लोगों के लिए। तो इसको ढंग से पढ़िए और ये आपकी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में क्या अंतर है? तो विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर निम्नलिखित है। तो आप कह सकते हैं विलुप्त प्रजातियां और संकटग्रस्त प्रजातियां। विलुप्त अर्थात विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं और संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आ जाते हैं विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं। यानी कह सकते हैं कि विलुप्त प्रजातियां किन्हें कहते हैं। तो वे प्रजातियां जो पूर्णतः समाप्त हो गई हैं या अब दिखाई नहीं देती हैं, वे प्रजातियां जो पूर्णतः समाप्त हो गई हैं और अब दिखाई नहीं देती हैं, वे सब विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। और संकटग्रस्त प्रजातियां किन्हें कहते हैं? यानी वे प्रजातियां जो अभी समाप्त नहीं हुई हैं परंतु समाप्त होने की स्थिति में हैं, यानी जिन पर संकट बना हुआ है, उनके नाश होने पर या उनके कह सकते हैं आप कि उनके नष्ट होने पर संकट बना हुआ है, वे प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जो कि वर्तमान में अभी कहीं कहीं पर पाई जाती हैं किंतु भविष्य में इनके होने की संभावना नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। फिर दूसरा नंबर हमारा है कि विलुप्त प्रजातियां क्या है दूसरे नंबर में इसने। तो विलुप्त प्रजातियों में यानी इन प्रजातियों को अब पुनः उत्पन्न करने का प्रयास संभव नहीं है। यानी जो विलुप्त प्रजातियां हैं उन्हें पुनः उत्पन्न करने का प्रयास संभव नहीं है या उन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। और जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं बच्चों, तो इनको संरक्षण के द्वारा बचाया जा सकता है। यानी ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जंतु जिनकी प्रजातियां बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो इनको संरक्षण के द्वारा बचाया जा सकता है। किंतु जो विलुप्त प्राय प्राणी हैं या प्रजातियां हैं वन्य पेड़ पौधों की, उन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है, उन्हें पुनः प्रयास करके उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। फिर विलुप्त प्रजातियों का तीसरा नंबर है हमारा विलुप्त प्रजातियां। तो इन्हें गत 6 से 10 दशकों में कहीं भी नहीं देखा गया, यानी इन्हें विगत 6 से 10 दशकों में कहीं भी देखा नहीं गया, तथा 20 पादप प्रजातियां विलुप्त मान ली गई। यानी ऐसी पादप और वन जैसे आप कह सकते हैं डायनासोर जो जीव है, और ऐसे पादप यानी वैसे वृक्ष जो लगभग 6 से 10 दशकों में कहीं भी देखे नहीं गए, तथा 20 पादप प्रजातियां ऐसी विलुप्त मान ली गई। और अनेकों जीव जंतु भी हैं जैसे डायनासोर मैंने बताया अभी आपको, जिसकी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, अब भविष्य में कभी भी देखने को नहीं मिलती हैं। और जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं तो इन्हें कहीं कहीं पर देखा जा सकता है, लेकिन इनकी लगभग 1300 प्रजातियां जो हैं वो संकटग्रस्त हैं या इस समय संकट से जूझ रही हैं। तो ये बच्चों हमारा हुआ विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद करना, आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और बच्चों इस वीडियो को देखते रहिए, तथा यदि अभी आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक अनेकों जानकारियाँ लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो इसमें देखिए पेड़ पौधे यानी वनस्पति और जीव जंतु, सूक्ष्म जीवाणु तथा भौतिक पर्यावरण मिलकर पारितंत्र की रचना करते हैं। या क्या? पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवाणु तथा भौतिक पर्यावरण मिलकर के पारितंत्र की रचना करते हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है इसे पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। पारिस्थिति को जीव विज्ञान यानी पारिस्थिति को जीव विज्ञान का वह भाग है, या पारिस्थितिक तंत्र जीव विज्ञान का वह भाग है जिसके द्वारा हमें जीव तथा पर्यावरण की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का बोध होता है। यानी आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जीव विज्ञान का वह भाग है जिसके द्वारा हमें जीव तथा पर्यावरण की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का बोध होता है। तो इस प्रकार विभिन्न जीवों के पारस्परिक संबंधों द्वारा उत्पन्न उनका भौतिक पर्यावरण से संबंधों
का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि इस प्रकार विभिन्न जीवों के पारस्परिक संबंधों द्वारा पुनः उनका भौतिक पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। तो अब देखते हैं बच्चों आगे इस चैप्टर में है कि वन एवं वन्य जीवों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का क्या महत्व है। वन एवं वन्य जीवों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का क्या महत्व है। तो देखिए इसमें वन्य जीवों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, उसका क्या महत्व है। जो भौतिक पर्यावरण है या वन है उसमें वन्य जीवों का क्या महत्व है। तो बहुत ही अधिक महत्व है। देखिए इसमें लिखा है कि जीव और उसका पर्यावरण प्रकृति की जटिल तथा गतिशील घटक हैं। यानी जीव और उसका पर्यावरण प्रकृति के जटिल और गतिशील घटक हैं। पर्यावरण अनेक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ये कारक जीवों को प्रभावित करते रहते हैं। जीव भी अपनी वृद्धि, व्यवहार तथा जीवन वृत्त के पारस्परिक प्रभाव से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु एवं पादप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परंतु उनमें परस्पर तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थों एवं ऊर्जा का विनिमय होता रहता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भौतिक पर्यावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। यानी इसमें वन जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसमें वन और पारिस्थितिकी तंत्र का वन्य जीव में क्या महत्व होता है कि जैसा जैसा परिवर्तन है, आप कह सकते हैं पर्यावरण जैसा जैसा परिवर्तन करता रहता है वैसे ही वहाँ के वनस्पतियाँ परिवर्तित होती रहती हैं और उसी के अनुकूल वहाँ के जीव जंतु भी प्रभावित होते रहते हैं, यानी अपने को उसी के अनुकूल बना लेते हैं। जैसे आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में कि जहाँ ठंडी पड़ने लगती है तो वह जीव जंतु उसके अनुकूल हो जाते हैं और अधिक गर्मी पड़ती है तो उसके अनुकूल हो जाते हैं। वर्षा होती है तो जीव जंतु पेड़ पौधे सभी वर्षा के अनुकूल हो जाते हैं। तो इसलिए वन्य जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर उसके बाद में मनुष्य के जीवित रहने के लिए पारितंत्र का संरक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कह सकते हैं, मनुष्य के जीवित रहने के लिए पारितंत्र का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसमें देखिए सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की भांति मानव भी पारितंत्र का एक अभिन्न अंग है। मानव की विभिन्न आवश्यकताएं पारितंत्र से ही पूरी होती हैं। पारितंत्र के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए मानव जीवन के लिए पारितंत्र का होना अति आवश्यक है। पारितंत्र मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसे निम्न तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है। यानी मनुष्य के जीवित रहने के लिए पारितंत्र क्यों आवश्यक है, तो इसे निम्न तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है। सबसे पहले मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं, जो कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, भोजन, वस्त्र तथा आवास, पारितंत्र पर ही निर्भर करता है। के लिए पारितंत्र पर ही निर्भर करता है। यानी जो हमारा पारितंत्र है पृथ्वी पर, तो मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो या आवास हो, इसके लिए पारितंत्र पर ही निर्भर रहता है। दूसरी चीज़, पारितंत्र के मुख्य घटक पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो मनुष्य से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मनुष्य से यानी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो मनुष्य के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तीसरा है मानव की अन्य गौण आवश्यकताएं भी पारितंत्र के द्वारा ही पूर्ण, यानी मानव की अन्य जो गौण आवश्यकताएं वो भी पारितंत्र के द्वारा ही पूरी हो जाती हैं। फिर अनेक ऊर्जा संसाधनों की प्राप्ति पारितंत्र से ही होती है। यानी जो हमारा भौतिक पारितंत्र होता है तो अनेक ऊर्जा के संसाधन, जैसे कोयला हो सकता है, अनेक रासायनिक गैसें हो सकती हैं, तो इनका या धातुएं हो सकती हैं, तो इन संसाधनों की प्राप्ति भी पारितंत्र से ही होती है। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना। और यदि एक बार पुनः बता दे रहे हैं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहें। फिर प्रशासनिक आधार पर वन के प्रकार, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत की धरातलीय संरचना, जलवायविक विभिन्नताओं और मृदा में असमानता के कारण प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वन और अल्पाइन और टुड्रा वनस्पति पाई जाती है। विभिन्न भौगोलिक कारक प्राकृतिक वनस्पति की जातियों, उनकी प्रकृति के वितरण को निर्धारित करते हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रशासनिक उद्देश्यों के आधार पर भी वन का विभाजन 3 भागों में किया जा सकता है। यानी प्रशासनिक उद्देश्यों के आधार पर वनों का विभाजन 3 भागों में किया जा सकता है। तो पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन।
कौन कौन से? पहला, वनों का विभाजन प्रशासनिक आधारों पर कितने भागों में? 3 भागों में किया जा सकता है। एक आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। तो देखिए आरक्षित वन क्या होता है। आरक्षित वन जो हमारा होता है, कह सकते हैं, तो इसमें जो हमारा आरक्षित वन है, इसमें कह सकते हैं इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित किए जाते हैं। यानी ये जो आरक्षित वन होते हैं, ये इमारती लकड़ी के लिए अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित किए जाते हैं, इन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं। दूसरी चीज़ कह सकते हैं, इसमें पशुओं को चराने की तथा खेती करने की अनुमति इन वनों में नहीं दी जाती है। यानी इसमें आम जनता को या किसी भी को इसमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति इन वनों में नहीं दी जाती है, तथा यह देश के कुल वन क्षेत्र का 54.4% भाग आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। यानी देश में जितने भी प्रतिशत भाग पर वन है, उसमें से 54.4% भाग आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। तो ये हमारे आरक्षित वन होते हैं। यानी प्रश्न आ जाए आरक्षित वन किन्हें कहते हैं, तो इमारती लकड़ी अथवा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए जो स्थायी रूप से सुरक्षित किए जाते हैं, उन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं। इसमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती है। देश के कुल वन क्षेत्रों का 54.4% भाग आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। उसके आने संरक्षित वन किन्हें कहते हैं, तो वे वन जो पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति कुछ विशिष्ट प्रबंधों के साथ प्रदान की जाती है। यानी वे वन जिनमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर प्रदान की जाती है। और भारत में 32.2 भाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है। यानी ये वन जिसमें वनों को चराने के लिए और खेती करने की अनुमति कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर दी जाती है, और ये भारत में 32.2% भाग पर इन वनों का विस्तार पाया जाता है, उन्हें हम संरक्षित वन कहते हैं। अब तीसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन क्या होता है कि ये वन अधिकांशतः दुर्गम वन होते हैं। इनकी ऊंचाई और सघनता के कारण इनमें प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। जो अवर्गीकृत वन होते हैं, ये वन अधिकांशतः दुर्गम वन होते हैं, यानी इनकी ऊंचाई और सघनता के कारण इनमें प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। देश के कुल वन क्षेत्र के 16.4% भाग पर इन वनों का विस्तार पाया जाता है। और फिर आप कह सकते हैं कि इन वनों को सघनता के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, जो सघन वन, खुले वन, मैंग्रोव वन के नाम से विभाजित किया जाता है। यानी इन वनों को 3 भागों में भी विभाजित, इनकी सघनता के आधार पर 3 भागों में इन्हें भी विभाजित किया गया है। नंबर 1 सघन वन, दूसरे खुले वन, तीसरा मैंग्रोव वन के नाम से इन्हें विभाजित किया जा सकता है। तो ये कितने प्रतिशत, यानी 62% भाग पर सघन वन पाए जाते हैं, 40% भाग पर खुले वन पाए जाते हैं, तथा 1% से भी कम भाग पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यानी जिसमें 16.4% भाग में ये हमारे जो अवर्गीकृत वन है, ये देश के कुल वन क्षेत्रफल में 16.4% भाग पर पाए जाते हैं। इस 16.4% भाग में से 62% भाग पर सघन वन, 40% भाग पर खुले वन तथा 1 से भी कम प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर आगे देखिए वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किए गए प्रयास, यानी वन्य जीवों के संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें संकटग्रस्त प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस विषय में नवीनतम स्थिति तथा प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की गणना की जाती है। भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना आरंभ की गई। भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा, देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बिंदु लिखे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसमें देखिए भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। इस समय देश में 17 राज्यों में 28 बाघ आश्रम स्थल हैं। यानी इस समय देश में 17 राज्यों में 28 बाघ आश्रम स्थल हैं, जो 37,761 वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैले हुए हैं। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अन्य प्रयासों के अंतर्गत 94 राष्ट्रीय उद्यान और 501 अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ कस्तूरी मृग, हांगुल मृग की एक ये भी प्रजाति है, थामिन ये भी मृग है, गिरिसिंह हाथी और राइनो जिसे गैंडा आदि के संरक्षण की परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं। वर्तमान में जैविक संपदा के संरक्षण हेतु 11 स्थल विकसित किए जा चुके हैं। उसके बाद में वन संरक्षण का अर्थ, वन संरक्षण का अर्थ क्या होता है कि वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना ही वन संरक्षण कहलाता है। वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना ही वन संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल में भारत में वनों का
विस्तार पर्याप्त क्षेत्रफल में था, परंतु जनसंख्या के बदलते दबाव के फलस्वरूप आवास, कृषि, सड़कें, रेल मार्ग और उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया गया। वर्तमान में सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है तथा राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 घोषित की, जिसके अनुसार कुल भूमि का 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। यानी जो संपूर्ण संसार की या विश्व की कुल भूमि है उसके 1/3 भाग पर वनों का होना निश्चित किया गया है। फिर वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? वन संपदा, देखिए वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है हमें? तो वन संपदा हमारी धरोहर है, इससे नष्ट होना नहीं करना चाहिए, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें इसमें वृद्धि करके आगे ले जाने वाली पीढ़ियां दें। यानी कह सकते हैं आप कि वन संपदा हमारी धरोहर है, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसमें वृद्धि करके आगे आने वाली पीढ़ियों को दें। वन संरक्षण की आवश्यकता के निम्न कारण है। नंबर 1, लगभग 50 टन भार का एक वृक्ष स्वाभाविक रूप से अपने अंत तक पर्यावरण में ऑक्सीजन देकर मृदा क्षरण को रोककर प्रदूषण कम करके लगभग 15,70,000 रुपये का लाभ मानव समाज को देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों के लिए कि लगभग 50 टन भार का एक वृक्ष स्वाभाविक रूप से अपने अंत तक यानी संपूर्ण जीवन काल में पर्यावरण में ऑक्सीजन देकर मृदा क्षरण को रोककर प्रदूषण को कम करके लगभग 15,70,000 रुपये का लाभ मानव समाज को देता है। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं वनों के अंधाधुंध कटाव सभ्य समाज का अविवेकपूर्ण कृत्य है। ऐसा करके हम वन विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो तीसरा नंबर है वनों का शोषण बाढ़ के साथ ही सूखे और भूरक्षण के लिए उत्तरदायी है। देश के लगभग 25 हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त होना तथा 140 लाख हेक्टेयर भूभाग में मृदा क्षरण की समस्या उत्पन्न हुई है। पृथ्वी के बढ़ते ताप का मौसम के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण देश के हिम क्षेत्रों का निरंतर पीछे हटना तथा लुप्त होना भावी संकट के संकेत हैं। और अगला नंबर है कि अनियंत्रित आखेट पनबिजली परियोजनाओं, खानों और खेतिहर भूमि के विस्तार के कारण जंगलों का भारी नुकसान हुआ है। तो ये हमारे जो हैं वन संरक्षण की आवश्यकताएं हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, तो जिससे आगामी आने वाले समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।